हेलो फ्रेंड्स, रिटेल मैनेजमेंट के यूनिट 3 पार्ट 1 में हम पढ़ेंगे रिटेल लोकेशन, इंपॉर्टेंस, टाइप्स, स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन, मर्चेंडाइजिंग कॉन्सेप्ट एंड मर्चेंडाइजिंग प्लानिंग प्रोसेस, रिटेल ब्रांडिंग, मर्चेंडाइजिंग, बाइंग, विजुअल मर्चेंडाइजिंग। ओके, चलिए स्टार्ट कर। रिटेल लोकेशन का क्या मतलब होता है? वो भौगोलिक स्थान या प्लेस जहां पर रिटेल स्टोर दुकान खोली जाती है ताकि ग्राहक वहां पर आसानी से खरीदारी कर सके, उसी को कहते हैं रिटेल लोकेशन। जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सके और खरीदारी कर सके, वही दुकान की रिटेल लोकेशन कहलाती है। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिटेल लोकेशंस। रिटेल लोकेशंस के टाइप: प्लान्ड शॉपिंग एरियाज, जो पहले से वेल डिजाइंड रिटेल स्पेस होते हैं उसको कहते हैं प्लान्ड शॉपिंग एरियाज। इसमें आता है शॉपिंग मॉल्स, ये लार्ज इनक्लोज शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस विथ मल्टीपल स्टोर्स होते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी सेंटर्स आते हैं, ये मीडियम साइज के एरियाज को कवर करते हैं। और लोकल नेबरहुड्स में होते हैं नेबरहुड सेंटर्स, ये स्मॉल सेंटर्स होते हैं और डेली नीड की प्रोडक्ट जैसे ग्रोसरी, फार्मेसी, ये सारे प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं। लाइफ स्टाइल सेंटर्स, ये लग्जरी, फैशन, डिजाइनिंग, ये सारी चीजें प्रोवाइड करते हैं। पावर सेंटर्स, ये लार्ज स्टोर्स होते हैं जैसे सुपरमार्केट्स, इलेक्ट्रॉनिक शोरूम्स। ये इसे कहते हैं प्लान्ड शॉपिंग एरियाज। नेक्स्ट होता है अनप्लान्ड शॉपिंग एरियाज, ग्रो नेचुरली विदाउट सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। इसके लिए किसी भी सेंट्रलाइज्ड प्लानिंग की जरूरत नहीं होती है। जैसे CBD, जिसे कहते हैं सेंट्रल बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये सेंटर में कह सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट के सेंटर में भीड़ भाड़ वाली जगह पे, जहां पर भीड़ भाड़ होती है वहां पर ये शॉप्स, ये स्टोर्स ओपन किए जा सकते, जैसे अमीनाबाद सा हो गया, है ना। तो ये भीड़ भाड़, यहाँ पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट, ये थोड़ी भीड़ भाड़ की जगह से हटकर बट डिस्ट्रिक्ट में ही, जैसे नखास वगैरह हो गया, तो यहाँ पर ओपन किया, इसे सेकेंडरी बिजनेस डिस्ट्रिक्ट कहते हैं। ये स्मॉल बिजनेस एरियाज सर्विंग स्पेसिफिक सिटी जोन्स, ये स्पेसिफिक सिटी जोन्स में होते हैं। शॉपिंग स्ट्रीट, हाई स्ट्रीट, जो आप देखते हैं रोड पे लाइन से दुकानें लगी रहती है, स्ट्रीट जिसे बोलते हैं ना, हाई स्ट्रीट, लाइन से दुकानें लगी रहती है रोड पे, साइड में ना। सब्जी मंडी है तो सब्जी मंडी आप देखेंगे एक लाइन से सब्जी वालों की दुकान लगी रहती है, इसे कहते हैं शॉपिंग स्ट्रीट। रिटेल शॉप लोकेटेड ऑन मेन रोड्स। फ्री स्टैंडिंग लोकेशन, फ्री स्टैंडिंग लोकेशंस, स्टोर नॉट अटैच्ड टू अदर रिटेलर्स, जिसे हम आइसोलेटेड स्टोर्स भी कहते हैं। ये एकांत जगह पर होते हैं, इसी को कहते हैं फ्री स्टैंडिंग लोकेशन या आइसोलेटेड लोकेशन। जैसे पेट्रोल पंप शॉप्स हो गया, फास्ट फूड आउटलेट्स हो गया, MC डोनाल्ड्स, बिग सुपरमार्केट्स, इसी को कहते हैं फ्री स्टैंडिंग लोकेशन। ये भीड़ भाड़ की जगह से दूर एकांत में होते हैं, इसीलिए इसे कहते हैं फ्री स्टैंडिंग लोकेशन, आइसोलेटेड लोकेशन। नॉन ट्रेडिशनल लोकेशन मीन्स मॉडर्न फॉर्मेट्स बियॉन्ड टिपिकल शॉप स्पेसेस, जैसे ई कॉमर्स, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर्स आते हैं। वेंडिंग मशीन्स, जिसमें आप पैसे डालोगे और आपको ग्रोसरी या स्नैक्स, ये सारी चीजें मिल जाती हैं डेली नीड्स की। कियोस्क, पॉप अप स्टोर्स, मोबाइल वैन्स या स्ट्रीट मार्केट, ये सारे आते हैं नॉन ट्रेडिशनल लोकेशंस में। ओके, प्लान्ड स्टोर्स में हमारा मॉल्स, कम्युनिटी सेंटर्स आता है, यहाँ पर हाई ट्रैफिक होता है, कंसिस्टेंट होता है। अनप्लान्ड में CBD, हाई स्ट्रीट CBD, मतलब किसी सेंटर में, जैसे हमने एग्जाम्पल बताया था अमीनाबाद हो गया ना, ये सारी चीजें यानी सेंटर में जहाँ पे बहुत ज्यादा कंपटीशन भी है और वेरी हाई आउट बट कंपटीशन होता है यहाँ पे। फ्री स्टैंडिंग, जिसे हम स्टैंड अलोन स्टोर्स भी कहते हैं, आइसोलेटेड स्टोर्स भी कहते हैं, डेस्टिनेटेड बेस्ड होता है। नॉन ट्रेडिशनल, जिसे हम मॉडर्न फॉर्मेट भी कहते हैं, जैसे ऑनलाइन कियोस्क हो गया, वेरिएबल बट इनोवेटिव होता है। ओके, यहाँ तक चीजें क्लियर हो गई, टाइप्स ऑफ लोकेशन क्लियर हो। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस क्या होता है लोकेशंस का। हमारे स्टोर के लिए एक लोकेशन, रिटेल लोकेशन क्यों इतना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करती है?
तो a retail location play a crucial role in the success of a retail business. Its importance include customer accessibility, यानी ग्राहकों की पहुंच, दुकान ऐसी जगह होनी चाहिए जहां ग्राहक आसानी से पहुंच सके। ब्रांड इमेज, जब हमारे लोकेशन पे कस्टमर्स अच्छे से पहुंच जाएंगे तो हमारी ब्रांड की जो इमेज होगी वो भी अच्छी बनेगी। सेल्स पोटेंशियल, यानी अच्छी लोकेशन होने पर ग्राहक ज्यादा आते हैं और बिक्री बढ़ती है हमारी। ब्रांड की इमेज अच्छी बनती है, अच्छी जगह पे दुकान खोलने से ब्रांड की इमेज अच्छी बन जाती है। सेल्स पोटेंशियल होता है, हाई ट्रैफिक आ रहा है, जब हाई ट्रैफिक आएगा तो हमारी सेल्स भी इंक्रीज होती है। कॉम्पिटेटिव एडवांटेज मिलता है, अगर लोकेशन सही है तो आप अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे निकल सकते हैं, इससे हमें कॉम्पिटेटिव एडवांटेज भी मिलता है। कॉस्ट इम्प्लीकेशंस, यानी जो हमारी कॉस्ट है, रेंट एंड ऑपरेशनल कॉस्ट वेरी सिग्निफिकेंटली बाय लोकेशन, ये हमारी लोकेशन के अकॉर्डिंग जो हमारी कॉस्ट है वो भी इम्प्लीमेंट होती है। तो इसलिए एक रिटेल लोकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट। स्टेप्स इन चूजिंग अ रिटेल लोकेशन, रिटेल लोकेशंस को चूज करने से पहले हमें किन किन स्टेप्स को देख लेना चाहिए। पहला है डिफाइन टारगेट मार्केट्स, हमें किस मार्केट्स को टारगेट करना है ये पहले से डिफाइन कर लेना चाहिए। अंडरस्टैंड डेमोग्राफिक, लाइफस्टाइल एंड शॉपिंग बिहेवियर, कि किस तरह के कस्टमर्स को, किस तरह के मार्केट को हमें टारगेट करना है। कंडक्ट मार्केट रिसर्च, हमें किसी भी रिटेल लोकेशंस पे शॉप ओपन करने से पहले उस मार्केट का अच्छी तरह से रिसर्च कर लेना चाहिए, एनालाइज कर लेना चाहिए, हमारे कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स हैं, उस मार्केट की क्या डिमांड है, कस्टमर्स की प्रेफरेंसेस क्या है। इवेल्युएट ट्रैफिक पैटर्न्स, वहाँ पे फूड ट्रैफिक है, व्हीकल एक्सेस है या पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। असेस लाइव साइट कैरेक्टरिस्टिक्स, वहाँ का साइज, लेआउट, विजिबिलिटी, पार्किंग, असेसिबिलिटी, ये सारी चीजें अफोर्डेबल हैं या नहीं है। एनालाइज कॉस्ट, रेंट, यूटिलिटीज, टैक्सेस एंड रिनोवेशन एक्सपेंसेस, ये सारी चीजें हम मैनेज कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इसको कैसे मैनेज करना है, ये सारी चीजें एनालाइज कर लेना, सारी कॉस्ट को एनालाइज कर लेना। चेक लीगल एंड जोनिंग रेगुलेशंस, उस एरिया में लोकेशंस पे इंश्योर कंप्लायंस विद लोकल लॉ, जो लोकल लॉ है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। फोरकास्ट सेल्स पोटेंशियल, जो हमारे सेल्स पोटेंशियल है उसको फोरकास्ट करना चाहिए। एस्टिमेट रेवेन्यू बेस्ड ऑन लोकेशन डाटा, लोकेशन डाटा के बेस पे एस्टिमेट करना चाहिए रेवेन्यू को। निगोशिएट लीज टर्म्स, सिक्योर फेवरेबल रेंटल एग्रीमेंट्स, यानी कि नेगोशिएट लीज टर्म्स को भी हमको निगोशिएट करना चाहिए। पता चले हम 2 साल के लिए लीज पे लिया है, सॉरी 5 साल के लिए लीज पे लिया है, तो ये सारी चीजें हमें कितने टाइम के लिए चाहिए, हमें 10 years के लिए चाहिए, तो ये सारी चीजें निगोशिएट कर लेनी चाहिए एग्रीमेंट। ओके, रेंटल, क्योंकि जहाँ पर बड़े बड़े आप देखेंगे स्टोर्स ओपन होते हैं, वो इतनी जल्दी उनको वहां पर खाली करने में प्रॉब्लम आती है, इसलिए निगोशिएट लीज टर्म्स। Store layout refers to the internal arrangement of product shelves, assets, displays, and checkout counters to maximize sales and enhance customer experience. Store layout means होता है internal arrangement, कि हम स्टोर के अंदर का अरेंजमेंट कैसे करते हैं, प्रोडक्ट का, शेल्स का, एसेट्स का, और प्रोडक्ट को किस तरह से दिखाते हैं जिससे हमारी सेल मैक्सिमाइज हो, इंक्रीज होती है और कस्टमर्स का एक्सपीरियंस बढ़े, इसी को कहते हैं स्टोर लेआउट। पहला लेआउट आता है ग्रिड लेआउट। ग्रिड लेआउट, इसमें रोज और कॉलम्स में प्रोडक्ट को प्लेस किया जाता है स्ट्रेट लाइन में, इसी को कहते हैं ग्रिड लेआउट। ये है मेनली यूज किया जाता है सुपरमार्केट, ग्रोसरी स्टोर्स में, फार्मेसी में। इसका एडवांटेज ये होता है, ये लो कॉस्ट होता है, एफिशिएंट स्पेस यूटिलाइजेशन, स्पेस का अच्छे से यूटिलाइजेशन हो जाता है। और डिसएडवांटेज की बात करें तो ये लेस विजुअली अट्रैक्टिव होता है। लेआउट देख लीजिए, ये होता है ग्रिड लेआउट, इस तरह से रोज बनी होती हैं, इस तरह से कॉलम्स होते हैं, तो ये लाइन वाइज होता है, स्ट्रेट लाइन में होता है, इसीलिए इसे ग्रिड लेआउट कहते हैं। रेस ट्रैक या लूप लेआउट, crucial or loop path guide customers throughout the store, all section visible along a fixed road, सारे सेक्शन एक फिक्स्ड रोड में दिखाई देते हैं, आपको विजिबल होते हैं, दिखाई देते हैं। ये यू शेप्ड में होता है, जैसे आप नीचे इमेज में देख रहे हैं, ग्राहक को पूरा स्टोर घूमना पड़ता है, बीच में छोटे छोटे से सेक्शंस होते हैं, जैसे बिग मॉल्स हो गया या फिर लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर्स है, रिलायंस ट्रेंड्स है,
इसका फायदा ये होता है कि यहाँ पर जो मैक्सिमम प्रोडक्ट होते हैं वो एक्सपोजर होते हैं, यानी दिखाई दे रहे होते हैं, ठीक है। और इसका अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो कस्टमर मूवमेंट बिकम फिक्स्ड, कस्टमर्स को पूरा स्टोर घूमना पड़ता है, ओके। तो इसका ये डिसएडवांटेज है। इसी को कहते हैं लूप लेआउट। यहाँ प्रमोशंस आसान होता है, ट्रैफिक कंट्रोल आसान होता है, कस्टमर सभी डिपार्टमेंट को देखता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फ्री फ्लो लेआउट। फ्री फ्लो लेआउट मीन्स होता है कि खुला लेआउट, कोई फिक्स रास्ता नहीं होता है, ग्राहक कहीं से भी घूम सकता है, प्रोडक्ट को क्रिएटिव तरीके से डिस्प्ले किया जाता है यहाँ पर। नो स्ट्रिक्ट एक्सेस पैटर्न्स, क्रिएटिव एंड ओपन, कस्टमर्स मूव फ्रीली एंड ब्राउज मोर, ठीक है। जैसे कि बुटीक होता है, स्पेशलिटी स्टोर्स हो गए, फैशन शोरूम्स हो गए, ये सारी चीजें कहलाती है फ्री फ्लो लेआउट में। ये एक अट्रैक्टिव लुक देता है, इम्पल्स बाइंग बढ़ाता है, सोच से ज्यादा लोग खरीद सकते हैं, ये प्रीमियम इफेक्ट भी प्रोवाइड करता है, प्रीमियम इफेक्ट भी देता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो ये स्पेस की ज्यादा जरूरत होती है यहाँ पर, और भीड़ में ग्राहक जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, ओके। जैसे आपको नीचे इमेज में दिख रहा है कि यहाँ पे किसी भी तरह का पैटर्न, स्पाइन लेआउट। स्पाइन लेआउट में एक मुख्य रास्ता होता है, ये हमारे स्पाइन जैसा होता है, जिसमें आप एक मुख्य रास्ता होता है और साइड में सेक्शंस होते हैं राइट लेफ्ट में, ठीक है। एक मेन एसेस जिसे स्पाइन कहते हैं, स्पाइन होता है, दोनों तरफ छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स या सेक्शंस होते हैं, जैसे बुटीक प्लस ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर का मिक्स होता है यहाँ पर। ये इस्तेमाल होता है मीडियम साइज फैशन स्टोर्स में, मोबाइल शोरूम्स में, इलेक्ट्रॉनिक स्टोर जैसे क्रोमा हो गया, रिलायंस डिजिटल हो गया, ये सारी जगह यूज होता है, जैसे आपको इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है। ये मीडियम साइज रिटेल स्टोर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड गारमेंट्स स्टोर्स में बैलेंस्ड लेआउट, फ्लेक्सिबिलिटी, यहाँ पर नेविगेशन आसान होता है, प्रोडक्ट अच्छी तरह दिखते हैं, डिजाइन और फ्लेक्सिबल होता है, बदलना आसान होता है डिजाइन को। अगर नुकसान की हम लिमिटेशंस की बात करें तो स्पेस सही तरह से नहीं इस्तेमाल हो पाता है, यहाँ पर हर प्रोडक्ट की जो विजिबिलिटी होती है वो इक्वल नहीं होती है, ठीक है। टारगेट करते हैं यहाँ पर मीडियम साइज स्टोर, ओके। इसी को कहते हैं स्पाइन लेआउट। नेक्स्ट हम बात करते हैं मिक्स्ड या हाइब्रिड लेआउट। कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर लेआउट्स यूज्ड बाय लार्ज मल्टीपर्पज स्टोर्स जैसे हाइपर मार्केट्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू इनहेंस डिस्प्ले एंड नेविगेशन। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि ये इनहेंस करता है डिस्प्ले और नेविगेशन दोनों ही चीजों को। ये दो स्टोर्स लेआउट का कॉम्बिनेशन होता है, इसीलिए इसको मिक्स्ड या हाइब्रिड लेआउट कहते हैं। ये लेआउट यूज किया जाता है मल्टीपर्पज स्टोर्स में, जैसे हाइपर सुपर मार्केट्स हो गया, ओके। अब हम देख लें एक समरी टेबल। तो ग्रिड लेआउट जैसे सुपरमार्केट में ये ऑर्गेनाइज्ड होता है, रेस ट्रैक जिसे लूप लेआउट कहते हैं ये डिपार्टमेंटल स्टोर्स में ये गाइडेड लूप होता है, यू शेप्ड में होता है। फ्री फ्लो ये यहाँ पे कोई भी ऑर्डर फॉलो नहीं किया जाता है, जैसे बुटीक हो गया, फ्री एंड क्रिएटिव होता है, हर चीज अच्छे से डिस्प्ले की जाती है, अट्रैक्टिव होता है ना। स्पाइन ये हमारे स्पाइन जैसा होता है, बीच में एक सेंटर पाथ होता है और राइट साइड लेफ्ट साइड ब्रांचेस होती हैं, जिसे मीडियम साइज स्टोर्स कहते हैं, सेंट्रल गाइडेड पाथ होता है। हाइब्रिड हाइब्रिड जैसे सुपरमार्केट ये मिक्स्ड होता है, ऑर्गेनाइज्ड यानी ग्रिड और रेस ट्रैक दोनों का ही ये मिक्स्ड होता है, इसीलिए इसे मिक्स्ड लेआउट यानी हाइब्रिड कहते हैं, हाइब्रिड लेआउट, ओके। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कि ये लोकेशन क्या होता है और लेआउट क्या होता है। तो रिटेल लोकेशन मीन्स होता है कि हमारा स्टोर, हमारा बिजनेस कहाँ पर स्टैब्लिश करना है, उस जगह को रिटेल लोकेशन कहते हैं। और रिटेल लोकेशन डिसाइड होने के बाद जहां पर हम अपना स्टोर ओपन करते हैं, उस स्टोर के अंदर जब हम प्रोडक्ट की अरेंजमेंट करते हैं, ये और फर्नीचर्स वगैरह अरेंज करते हैं, तो ये सारी चीजें इंटीरियर अरेंजमेंट कहलाता है हमारा स्टोर लेआउट, ओके।
नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज मर्चेंडाइजिंग। मर्चेंडाइजिंग क्या होती है? तो मर्चेंडाइजिंग इन्वॉल्व्स प्लानिंग एंड प्रमोशन द सेल्स ऑफ प्रोडक्ट्स बाय प्रेजेंटिंग देम इन द मोस्ट अपीलिंग वे टू कस्टमर्स। कहने का मतलब ये है, मर्चेंडाइजिंग मीन्स होता है कि हम अपने प्रोडक्ट की अच्छी प्लानिंग करें, अच्छा प्रमोशन करें, ताकि वो अच्छे से दिखे, प्रेजेंट अच्छा हो हमारे शॉप में, हमारे स्टोर में। हमारे जो प्रोडक्ट्स है वो अच्छे से कस्टमर्स को दिखाई दे, जिससे कस्टमर अट्रैक्ट हो, कस्टमर को अच्छा लगे और इंस्टेंट बाइंग बढ़े। ओके, इसी को कहते हैं मर्चेंडाइजिंग। की एलिमेंट्स क्या होते हैं? प्रोडक्ट का असॉर्टमेंट करना, अपने यहाँ सही प्रोडक्ट रखना, सेलेक्टिंग द राइट मिक्स ऑफ प्रोडक्ट्स, प्राइसिंग स्ट्रेटजी अच्छी रखना कि हमारे कॉम्पिटिटर्स से हम बीट कर सके। ओके, डिस्प्ले एंड लेआउट, अपने यहाँ इंटीरियर अरेंजमेंट अच्छा करना, प्रोडक्ट को अच्छा सा डिस्प्ले करना, अच्छा लेआउट तैयार करना, जिससे प्रोडक्ट अट्रैक्टिव वे में लगा हो, जिससे कस्टमर्स अट्रैक्ट हो, कस्टमर इन्फ्लुएंस हो, उनकी बाइंग बिहेवियर इन्फ्लुएंस हो। प्रमोशंस जैसे डिस्काउंट, ऑफर्स, लॉयल्टी प्रोग्राम, जिससे हमारी जो सेल्स हो वो बूस्ट हो। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, अपने यहाँ ऑप्टिमल स्टॉक लेवल हमेशा तैयार रखना, ताकि किसी भी तरह की कमी ना हो, कि कोई कस्टमर्स आया हमसे ये प्रोडक्ट मांग रहा है और हमारे पास स्टॉक नहीं है, तो एक मिनिमम स्टॉक लेवल मेंटेन रखना। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्हाट इज बाइंग इन रिटेल। रिटेल में रिटेल बाइंग क्या होता है? तो बाइंग रिफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग एंड परचेजिंग प्रोडक्ट्स फॉर रीसेल अलाइंड विद कस्टमर डिमांड एंड बिजनेस गोल्स। यानी कस्टमर्स की डिमांड और बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग अपने प्रोडक्ट, जिसमें हम प्रोडक्ट सेलिंग कर रहे हैं कस्टमर्स को, उस प्रोडक्ट को सेलर से खरीदना, ताकि हम रीसेल कर सके कस्टमर को, इसी को कहते हैं रिटेल बाइंग। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। रिटेल बाइंग मीन्स होता है कि कस्टमर्स की नीड, कस्टमर की डिमांड के और बिजनेस गोल्स के अकॉर्डिंग अपने यहाँ प्रोडक्ट को रीसेल करने के लिए परचेस करना, इसी को कहते हैं रिटेल बाइंग। ओके, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कि रिटेल बाइंग क्या होता है। रिटेल बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट को बाय करना रिटेल बाइंग कहलाता है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ अ रिटेल बायर। रिटेल बायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है जब वो रिटेल बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट को बाय करता है? ओके, ट्रेंड फॉरकास्टिंग, उसको ट्रेंड को फॉरकास्ट करना पड़ता है, कि प्रिडिक्ट करना पड़ता है कि फ्यूचर में कस्टमर की प्रेफरेंसेस क्या होगी, वो किस तरह का प्रोडक्ट चाहते हैं और वो किस तरह का प्रोडक्ट फ्यूचर में चाहेंगे। वेंडर निगोशिएशन, जिससे हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं उससे फेवरेबल निगोशिएशन करना, उसकी टब प्रोडक्ट की टर्म्स और पॉलिसीज को लेकर के। बजट मैनेजमेंट, एलोकेटिंग फंड्स अक्रॉस प्रोडक्ट कैटेगरीज, हर प्रोडक्ट पे कितना बजट हमें एक्सपेंड करना है, कितना बजट बनाना है, इसको मैनेज करना। ऑर्डर प्लानिंग, टाइमिंग एंड क्वालिटी डिसीजंस, कि किस टाइम पे हमें ऑर्डर देना है, किस टाइम पे ऑर्डर को रिसीव करना है, किस क्वांटिटी में रिसीव करना है, किस क्वांटिटी में ऑर्डर करना है, ये सारी डिसीजन करना, प्लानिंग करना। परफॉर्मेंस एनालिसिस, इवेलुएट प्रोडक्ट सक्सेस एंड एडजस्टिंग ऑर्डर्स, हमें प्रोडक्ट में क्या अचीवमेंट्स मिल रही है, हमारे प्रोडक्ट्स कौन कौन से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, किसकी अच्छी सेलिंग हो रही है, इसको एडजस्ट करना और ऑर्डर को मेंटेन करना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं। What is visual merchandising? Visual merchandising is the art of presenting products in a visually appealing way to attract and engage customers. यानी अपने प्रोडक्ट को इतने अच्छे से प्रेजेंट करना कि कस्टमर देखते ही उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा पैदा हो, कस्टमर्स का इंगेजमेंट बढ़े, इसी को कहते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग। अपने प्रोडक्ट को बहुत ही अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना, बहुत ही सुंदर वे में दिखाना, जिससे कस्टमर्स का इंगेजमेंट बढ़े, उन्हें उस प्रोडक्ट को खरीदने की इच्छा पैदा हो, इसी को कहते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग। कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, किन किन बातों को ध्यान में रखा जाता है विजुअल मर्चेंडाइजिंग में, कि हमारा जो स्टोर लेआउट है, प्रोडक्ट्स को किस तरह से और कहाँ पे रखा जाना है ताकि ग्राहक आसानी से देख सके, उसे खरीद सके। इसमें रैक की जगह, वॉकिंग एरिया, ट्रायल रूम, कैश काउंटर, इन सारी चीजों का अच्छे से अरेंजमेंट किया जाता है।
नेक्स्ट होता है विंडो डिस्प्ले, कि हम प्रोडक्ट को इतना अच्छे से डिस्प्ले कर पाए, सजा पाए कि ग्राहक का ध्यान खींच सके, इसी को कहते हैं विंडो डिस्प्ले। इसमें मैनिक्वेंशियल्स, रैक्स, विंडो डिस्प्ले का उपयोग किया जाता है। लाइटनिंग एंड कलर, लाइटनिंग एंड कलर, सही लाइटनिंग से प्रोडक्ट और भी ज्यादा अट्रैक्टिव लगते हैं, जैसे सॉफ्ट लाइट, फोकस लाइट्स या डेकोरेटिव लाइट्स, इन सारी चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जिससे कस्टमर अट्रैक्टिव हो, कस्टमर ज़्यादा देर वहाँ रुके, और कस्टमर जब ज़्यादा देर रुकेंगे तो इससे हमारे प्रोडक्ट को वो अच्छे से खरीद भी पाएंगे, सेल्स भी हमारी इंक्रीज होती है। सिग्नेज, अच्छे सिग्नेज लगे होने चाहिए, ये ग्राहकों को रास्ता दिखाने या प्रोडक्ट की जानकारी देने के लिए होते हैं, जैसे न्यू अराइवल, सेल 50% ऑफ, ट्राई मी, ये सारे सिग्नेज लगे होने चाहिए। ये क्लियर होने चाहिए, ब्रांडेड और इंफॉर्मेटिव साइंस होने चाहिए। थेमेटिक डिस्प्ले होना चाहिए, सीजनल और प्रोमोशनल थीम्स टू क्रिएट एक्साइटमेंट क्रिएट करते हैं, जैसे विंटर वियर्स पे 50% का ऑफ या 10% का ऑफ, बाय वन गेट वन फ्री, इस तरह से प्रोफेशनल प्रमोशनल थीम्स भी होने चाहिए। मर्चेंडाइजिंग की इमेज आप नीचे देख रहे होंगे कि किस तरह से प्रोडक्ट को अरेंज करके प्रेजेंट किया गया है ताकि कस्टमर देख के ही अट्रैक्ट हो, इंगेज हो, कस्टमर का इंगेजमेंट बढ़े। इससे ये फायदा होता है कि हमारी जो सेल्स होती है वो इंक्रीज होती है, बिक्री बढ़ती है, ब्रांड की पहचान बनती है, ग्राहक का अनुभव और बेहतर होता है, प्रतिस्पर्धी जो हमारे कॉम्पिटिटर्स होते हैं उनसे अलग दिखने में भी हमें हेल्पफुल होती है। इम्पल्स बाइंग यानी बिना सोचे खरीद लेने का को बढ़ावा मिलता है, जल्दी लोग देखते हैं, उनको अच्छा लगता है और वो परचेस कर लेते हैं, बाय कर लेते हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि विजुअल मर्चेंडाइजिंग एक ऐसा प्रभावशाली माध्यम है जिससे ग्राहक केवल उत्पाद को ही नहीं खरीदता है बल्कि जो ब्रांड है उस ब्रांड के अनुभव को भी महसूस करता है। ये दुकान की सुंदरता, उत्पाद की प्रस्तुति यानी प्रेजेंटेशन और ग्राहक की मनोविज्ञान तीनों को जोड़ता है। इसी को कहते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग, कि हम अपने प्रोडक्ट्स को जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं स्टोर में उसको इतना अच्छे से विजुअली प्रेजेंट करें, दिखाएं कि कस्टमर्स का इंगेजमेंट बढ़े, इसी को कहते हैं विजुअल मर्चेंडाइजिंग। आई होप सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।